नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर है गाजियाबाद से, जहां पर जिला कचहरी में घुसे तेंदुए को करीब 5 घंटों के ऑपरेशन के बाद पकड़ लिया गया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहले उसे बेहोश किया, इसके बाद उसे जाल बिछाकर पकड़ा। दरअसल गाजियाबाद में कचहरी में आदमखोर तेंदुआ घुस गया था और ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। 9 लोगों को घायल कर चुका था। तेंदुए के हमले में कुछ लोगों को गंभीर चोट भी आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये तेंदुआ अब वन विभाग की गिरफ्त में आ चुका है। गाजियाबाद कचहरी में घुसे तेंदुए ने कई दिनों से कोहराम मचा कर रखा था। 9 लोग तेंदुए के हमले में घायल हो गए थे, कई लोगों को तो गंभीर चोट तक आई। ये देखिए, कुछ सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोग काफी परेशान थे, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि आदमखोर तेंदुआ अब पकड़ा गया है। अब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि कई लोगों को इसने घायल किया, कई लोगों को काफी गंभीर चोटें आई, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और काफी मशक्कत के बाद पहले इस तेंदुए को बेहोश किया गया, उसके बाद वन विभाग ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजियाबाद कचहरी में घुसा था ये तेंदुआ और कई दिनों से लगातार अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखा जा रहा था। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस तेंदुए को फिलहाल पकड़ लिया गया है। वन विभाग और पुलिस की टीम ने 5 घंटे तक ऑपरेशन चलाया, सर्च ऑपरेशन चलाया, उसके बाद इस तेंदुए को पकड़ा गया। बिजनौर के रहने वाले 5 लोगों की कश्मीर में दम घुटने से मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। दरअसल सर्दी के चलते परिवार कमरे के अंदर हीटर चलाकर सो रहा था। घर के सारे दरवाजे बंद थे और इसकी वजह से दम घुट गया। 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। मंडावाली गांव के रहने वाला माजिद 17 साल से कश्मीर के कुपवाड़ा में रह रहा था। वहां पर वो सलोन का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन देखिए, दम घुटने से मौत हो गई है। अंगीठी चला रखी थी घर के अंदर, सर्दी की वजह से हीटर चला रखा था और इसी वजह से दम घुटने से 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया, माता पिता ने दम तोड़ दिया। कुल 5 लोगों की जान चली गई। कौशाम्बी में तेज रफ्तार गाड़ी तालाब में गिर गई। देखिए, बोलेरो में सवार लोगों को गांव वालों ने बचा लिया। बोलेरो में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर अपने परिवार के साथ मौजूद थे। तिलक समारोह से परिवार के साथ वो वापस लौट रहे थे। कौशाम्बी के पिपरी थाना इलाके की घटना ये बताई जा रही है, जहां पर कौशाम्बी में तेज रफ्तार गाड़ी तालाब में गिर गई। बोलेरो में सवार लोगों को गांव वालों ने हालांकि बचा लिया और पीडब्ल्यूडी इंजीनियर बोलेरो में सवार थे, जो अपने परिवार के साथ थे और वापस लौट रहे थे परिवार के साथ तिलक समारोह से। और इसी दौरान ये हादसा हुआ। एक बोलेरो जो देखिए गिर गई, अचानक से पलट गई। हालांकि गांव वालों ने इन लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया, बचा लिया है। तेज रफ्तार गाड़ी अचानक से तालाब में गिरी। और देखिए, लखनऊ के बख्शी तालाब इलाके में निजी बस हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और नेपाल से लखनऊ आते समय पानी के टैंकर से बस की टक्कर हुई। सड़क हादसे में 24 लोगों के घायल होने की खबर है। नेपाल से लखनऊ आते वक्त निजी बस हादसे का शिकार हो गई, एक प्राइवेट बस। और उस वक्त हादसा हुआ जब पानी के टैंकर से जा भिड़ी। 24 लोग इसमें घायल हुए हैं, जानकारी मिल रही है। प्राइवेट बस थी और जाहिर है यात्री इसमें सवार थे। नेपाल से लखनऊ आते वक्त पानी के टैंकर से इस बस की टक्कर हुई और 24 लोगों के घायल होने की जानकारी सड़क हादसे में। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। खबर मऊ से है, जहां ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर की तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कोपागंज इलाके के बापू इंटर कॉलेज के पास का यह हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टैंकर और बाइक की टक्कर और दर्दनाक हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई। कोपागंज इलाके के बापू इंटर कॉलेज के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच मामले की जारी है। ट्रक और बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत। मऊ की तस्वीरें हैं सड़क हादसे की। ट्रैक्टर और बाइक की ये टक्कर हुई और बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बागपत से भी सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। बाइक और गाड़ी की जोरदार टक्कर हुई। 2 बाइक सवार युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, इलाज जारी है। मेरठ बागपत हाईवे पर यह हादसा हुआ
और लगातार देखिए बढ़ते सड़क हादसों की खबरें परेशान करती हैं, क्योंकि तेज रफ्तार किस तरीके से देखिए मौत बनकर आती है वो आप इन हादसों के जरिए समझिए। 2 लोगों की मौत हो गई, 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। थोड़ी सी लापरवाही और देखिए इस तरीके से जान पर बनाई किस तरह से। ये तस्वीरें हैं बागपत की, बाइक और गाड़ी की जोरदार टक्कर। उन्नाव में आला अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण की जमीन पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। नवीन पुल के पास चयनित टेम्पो स्टैंड की जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा जमा कर रखा था। लोगों को जाम की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए जिला प्रशासन एक्शन में आया, जमीन खाली कराई गई। जाम की परेशानी से लोगों को अब जाकर छुटकारा मिला है। यहाँ पर देखिए अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। नोटिस लगातार दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर ये एक्शन देखिए लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अतिक्रमण पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया और अब लोगों को जाम की स्थिति से निजात मिली। और देखिए आगरा में सरकारी राशन को बाजार में बेचने का आरोप लग रहा है। दरअसल खाद्यान्न विभाग और राशन डीलर पर राशन बेचने का आरोप है और राशन के चावल को माफिया के गोदाम पर उतारने का भी आरोप है। गांव वालों ने पुलिस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। आगरा के कस्बा जरार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर खाद्यान्न विभाग और राशन डीलर के बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल गांव वालों ने पुलिस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। आरोप ये लग रहे हैं कि जो राशन का सामान है उसे बाजार में यानी उसे मार्केट में बेचा जा रहा है। कस्बा जरार का ये मामला है, आगरा के आरोप लग रहे हैं राशन डीलर पर। और देखिए गाजियाबाद में नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर पुलिस अब सख्त हो चुकी है। मामले में सीधे अभिभावकों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर रही है। पुलिस ने अभियान के तहत अब तक 45 अभिभावकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस का इस पर साफ कहना है कि अगर बच्चे कानून का पालन नहीं करेंगे तो इसके लिए सीधे उनके अभिभावक यानी कि उनके पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे। बताया जा रहा है कि ऐसे बच्चों का लाइसेंस भी फिर 25 साल तक बन नहीं पाएगा। वाहन का 25,000 का चालान तो कटेगा ही, इसी के साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। और ये पुलिस की देखिए अच्छी पहल है। सड़क हादसों की जो तस्वीरें सामने आती हैं उसमें अब नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर पुलिस सख्त हो गई है। सीधा एक्शन, सीधी एफआईआर अभिभावकों के खिलाफ होगी। जिनको डीएल बनाने के लिए अथराइज नहीं है, वो 100 सीसी से ऊपर की गाड़ी वाहन चला रहे हैं। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो नाबालिग बच्चे हैं जो गाड़ी ये वाहन चला रहे हैं, इसमें अब तक हम लोगों ने 45 अभिभावकों के खिलाफ मोटर अधिनियम में 199A के तहत 33 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें 25,000 का जुर्माना भी है और उसमें 1 साल तक का उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का भी प्रावधान है। और उस बच्चा जो नाबालिग जो गाड़ी चला रहा था उसको 25 साल तक उसका डीएल नहीं है। गाजियाबाद में अगर नाबालिग बच्चे को दिया वाहन तो अभिभावक होंगे जिम्मेदार। ऐसे 45 पेरेंट्स हैं जिनके खिलाफ अभी तक हो चुकी है एफआईआर दर्ज। इसलिए अपने बच्चे के हाथ में ना दे वाहन। जो बच्चे नाबालिग हैं वो बिल्कुल भी वाहन को लेकर सड़क पर ना निकले। गाजियाबाद पुलिस ने बनाया है सख्त नियम, कायदे और कानून, जिसके तहत 45 ऐसे अभिभावक हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जिस वाहन को बच्चा चलाते हुए मिलेगा उस वाहन का भी 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। वह 25 साल की उम्र तक बच्चा अपना लाइसेंस भी नहीं बनवा सकता, यानी कि जब वह बच्चा बालिग होगा तो वो 25 साल की उम्र तक भी अपना लाइसेंस नहीं बनवा सकता। और ऐसे 45 पेरेंट्स हैं जिनके विरुद्ध अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसलिए आप अपने बच्चे के हाथ में बिल्कुल भी वाहन चलाने को ना दें, नहीं तो आप खुद होंगे जिम्मेदार और आपके खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। लखनऊ में 10 फरवरी यानी कि 2 दिन के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है और इसको लेकर तैयारियां करीब पूरी कर ली गई हैं। त्रिपुरा से लौटने के बाद सीएम समिट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 10 फरवरी से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें देश दुनिया के जाने माने उद्योगपति हिस्सा लेंगे। आज से विदेशी निवेशकों के लखनऊ पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यूपी विधान भवन को प्रोजेक्टर के माध्यम से
सजाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। महज 2 दिन ही बाकी हैं। 10 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और क्योंकि निवेशकों का यूपी में पहुंचना भी शुरू हो चुका है, ऐसे में तैयारियां लगभग यूपी में पूरी हो चुकी हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर। तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सुरक्षा की क्या क्या तैयारियां हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वीवीआईपी मूवमेंट होगा, ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हम इस समय कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो आरएएफ की टुकड़ी है वो मौजूद है और उनका रिहर्सल भी यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ में इस समय आरएएफ के डेप्यूटी कमांडेंट लोकेश जी मौजूद हैं, जो यहाँ पर पूरा प्रशिक्षण हो रहा है उसको देख रहे हैं। उनसे जानेंगे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी, कितनी टुकड़ी उनकी यहाँ पर तैनात की गई है। लोकेश जी, रिहर्सल चल रहा है, किस तरह की तैयारी? बड़ा भव्य आयोजन है। 91 आरएफ की तरफ से हम लोगों का डिप्लॉयमेंट हुआ है। हमारे कमांडेंट श्री अमिताभ कुमार के निर्देश और यहाँ पुलिस कमिश्नरेट के बीच में जो भी मीटिंग हुई है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे 2 कंपनियाँ हैं और जिसमें हमारी 16 टीमें रहेंगी और हम चप्पे पे कॉर्नर वाइज अपना डिप्लॉयमेंट हुआ है। उसी हिसाब से हम लोग आज रिहर्सल कर रहे हैं। तो देखिए, डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में कुल 11 हॉल्स तैयार किए गए हैं और सबसे खास बात तो यह है कि इन हॉल्स का नाम अलग अलग नदियों के नाम पर रखा गया है, जैसे कि गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती। इन हॉल्स में अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी के साथ ही अन्य देशों के भी स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। इस समय सरयू हॉल के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उनका ये पूरा एक बड़ा सा स्टॉल लगता हुआ देखा जा सकता है। तमाम और भी स्टॉल होंगे यहाँ पर। अगर बात करें इन HAL के स्टॉल्स की, तो इन हॉल में जो HAL की उपलब्धियाँ हैं, जो उसके यहाँ पर जो उन्होंने काम किया, उन चीज़ों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई देखी जाएगी जिस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इसी तरह से अन्य हॉल की अगर हम बात करते हैं तो एक हॉल में जो अलग अलग विकास प्राधिकरण है, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण, इसके अलावा जो अन्य उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण हैं उनके मॉडल्स को वहाँ पर दिखाया जाएगा। यानी जो नगर विकास विभाग से जुड़े हुए काम है उनकी प्रदर्शनी दिखेगी। किसी प्रदर्शनी में हम जो ऊर्जा विभाग से जुड़े हुई चीज़ें हैं उनको देख पाएंगे, तो कहीं पर उद्योग विभाग से जुड़े हुए जो मॉडल्स हैं प्रदर्शनी में वो देखने को मिलेंगे। आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश गुप्ता ने एबीपी गंगा से खास बात की है। बताया कि ऊर्जा विभाग को 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। विकास और ऊर्जा के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि पर्यावरण का भी असंतुलन न होने पाए और रिन्यूएबल एनर्जी को भी हम प्रमोट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के बारे में कमिटमेंट किया है और एक पंचामृत उन्होंने शेयर किया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी उनके साथ जुड़ी हुई है और उनके हर प्रयासों में हम कदम के साथ कदम मिला करके आगे चल रहे हैं। बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ में टेंट सिटी का काम लगभग पूरा हो चुका है। टेंट सिटी में रहने के साथ साथ शादी जैसे आयोजन का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर किटी पार्टी के लिए प्लेटफॉर्म्स होंगे, स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था की गई है। इंटरसिटी को काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर की तर्ज पर बनाया गया है। टेंट सिटी को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप किसी भी टेंट से अगर बाहर निकलते तो आपको सीधे मां गंगा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। वाराणसी से हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की आपको खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। काशी में टूरिज्म का एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। होटलों में लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर गंगा जी के बीच में टेंट सिटी बन रहा है। टेंट सिटी बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसमें क्या खूबियाँ होंगी, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मैनेजर अनिर्बन जी हैं। सर, ये टेंट सिटी कब से बनना शुरू हुआ और कितना समय लगेगा इसको पूरा होने? ये टेंट सिटी बनना शुरू हुआ है नवंबर महीने से। अक्टूबर एंड से चालू हो गया, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि पानी रिसीड हो जाए, पानी कमती हो गई, उसके बाद नवंबर से चालू हो गया। अभी ऑलमोस्ट ये फिनिशिंग अंतिम चरण में है। इसमें 125 टेंट्स हैं, 3 टाइप के टेंट्स हैं, रॉयल, प्रीमियम और डिलक्स। इसमें 4 क्लस्टर ऑफ टेंट्स हैं, जो एक है पद्मा, नलिनी, सुगोसा और राम्या। ये सारे संस्कृत के नाम रखे? सारे संस्कृत। अपना क्या कॉन्सेप्ट है इसका? ये पूरा अपना बनारस का सभ्यता, काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो बहुत ही मतलब लोग दूर दूर से आते हैं इनके दर्शन के लिए, और अपना घरानों से, म्यूज़िकल घरानों से जुड़े हुए हैं बनारस। तो ये सबको मद्देनज़र रखते हुए अपना हर एक टेंट और अपना डिज़ाइनिंग भी वैसे किया हुआ है। हर एक क्लस्टर काशी विश्वनाथ टेम्पल के शिखर की तरह बनी हुई है। इसका एरियल व्यू भी आपको
4 शिखर मिलेंगे। 4 शिखर एरियल व्यू जो है उसमें आपको 4 शिखर मिलेंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल के। और साथ में इसकी सेफ्टी की सारी सुविधाएं हैं, पुलिस चौकी है, फायर का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये नगरी पूरा कपड़े और लकड़ियों से बनी हुई है। लोहे का प्रयोग बहुत कम किया गया है, जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं किए हैं। प्लास्टिक और वेस्टेज प्लास्टिक को हम जितना कमती हो सके हम यूज़ करें। लखनऊ और गाजीपुर जिले का नाम बदलने की मांग पर बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि भाजपा सरकार सिर्फ असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने का शिगुफा छोड़ रही है और नाम बदलने के बजाय सरकार को गाजीपुर और लखनऊ का विकास करना चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि कौन लोग ये मांग उठा रहे हैं और इसके पीछे क्या मंशा है और आप इस एजेंडे को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। इससे जनता का तो कोई सरोकार नहीं है। मध्यम वर्ग का हर आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है। ये चर्चा कैसे दबाई जाए, तो इस सब के लिए कुछ नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि नाम बदलने से किसी भी शहर का समस्या का समाधान क्या है। तमाम सख्ती के बावजूद सड़कों पर कानून तोड़ते हुए स्टंटबाजी के मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसा ही अब एक और मामला झांसी से मिला है, जहां कुछ युवक हूटर बजाने पर रोक के बावजूद गाड़ी में हूटर बजाने और रील बनाने का वीडियो वायरल कर रहे हैं। मामला है झांसी के थाना सीपरी बाजार इलाके का। शिकायत मिलने पर एसपी सिटी ने आरोपी युवकों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। श्रावस्ती इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। 1200 से ज्यादा विदेशी पर्यटक श्रावस्ती पहुंचे। दरअसल कोरोना काल के बाद पहली बार बौद्ध स्थली को खोला गया है और तकरीबन 2 साल के बाद देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटकों का पहुंचना वहां पर शुरू हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 सालों के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और श्रावस्ती की तस्वीरें हैं। दरअसल कोरोना काल में ये नज़ारा देखने को नहीं मिला था और अब 2 सालों के बाद ऐसी तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं, जब पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही है श्रावस्ती। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, बड़ी संख्या में पर्यटक 2 साल के बाद तकरीबन इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां श्रावस्ती पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।